हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सीरीज़ रन कर रहे हैं जिसमें हमने सारे माइनर एक्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सारे माइनर एक्ट्स पढ़ना है, देखना है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और आपको मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक। अब हम जो है 2017 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो आपको लिंक में अवेलेबल कर दी जाएगी। लिंक अवेलेबल कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेक कर ले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है, हमारे जस्ट नेक्स्ट 8 डेज़ में हमारा एग्ज़ाम है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ CRPC 1973 डज नॉट अप्लाई टू सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर नंबर 21 जो है ना, वो अप्लाई नहीं होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पे और चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज की। अच्छा, मैं जो है इस सीरीज़ में बस ऑप्शन डिस्कस करूँगी जो राइट ऑप्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूँ आपके लिए एंड देन आपको राइट ऑप्शन बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC 1973 इज एनालॉगस टू द राइट ऑफ हेवियस कॉर्पस? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट से जो एनालॉगस प्रोविज़न CRPC में दे रखे हैं वो है सेक्शन नंबर 97। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। ये हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ इज करेक्ट एज पर द लॉ लेट डाउन इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स केस ऑफ 2014? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर FIR अनलेस द केस फॉल्स इन द एक्सेप्शन। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कौन से जो फॉलोइंग प्रोपोजिशन है लॉ के वो करेक्ट है। ललिता कुमारी केस में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस आया था 2014 में, उसमें कौन से प्रोपोजिशन ले डाउन किए गए हैं? तो उसमें किया गया था कि पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करे FIR जब तक कि केस जो है एक्सेप्शन में ना फॉल कर जाए। अगर एक्सेप्शन में फॉल कर जाए तो ठीक है, एक्सक्यूजेबल है, अदरवाइज उनको रजिस्टर करना FIR मैंडेटरी है। ठीक है, तो आते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ, जो कि बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। जब भी नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो नॉट को अंडरलाइन करिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि डी जो है नॉट करेक्ट है। तो मैं करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ CRPC बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भी राइट है। फिर थर्ड जो है द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन एंड मे ऑल्टर द लिमिट ऑफ और नंबर ऑफ सच सब डिवीजन्स। तो ये तीनों राइट है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये बता रहा है द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कोड shall not be deemed to have been formed under section 7। तो ये दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट जो है हमारा डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बता रहा है अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC 1973 सर्टेन पब्लिकेशन कैन बी forfeited एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट लीगल प्रपोजिशन? तो कौन सा करेक्ट लीगल प्रपोजिशन है सेक्शन 9 ऑफ CRPC के कॉन्टेक्स्ट में? तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है राइट प्रपोजिशन है। तो क्या है 2 और 3 में? अ बुक कैन बी forfeited एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। बुक फॉरफिट किया जाता है, सर्च वारंट भी इशू किया जा सकता है उसके लिए। और थर्ड जो है डॉक्यूमेंट कैन बी forfeited एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम, यानी कि बुक और डॉक्यूमेंट को फॉरफिट भी किया जा सकता है और सर्च वारंट भी इशू किया जा सकता है। ये दोनों क्या है?
ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा बता रहा है न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फॉरफिटेड, तो दिस इज़ रॉन्ग, न्यूज़पेपर को भी हम फॉरफिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा है वारंट केस डज नॉट मीन अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वारंट केस है वो वैसे केस होते हैं जिनका इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर से एक्सीड करता है। जो 2 ईयर से कम होते हैं वो समन्स केस होते हैं। इसीलिए जो है इसमें नॉट का क्वेश्चन है, डज नॉट मीन, इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 ईयर्स तक वो पास कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ये तीनों के लिए वो जो है वारंट केस कहलाएगा। लेकिन समन केस जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स, सो नॉट वाले ऑप्शन के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो बता रहा है व्हेन ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस इज परमिसिबल एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कब परमिसिबल होता है सीआरपीसी के अंदर, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिफोर द जजमेंट इज़ प्रोनाउंस, तभी हम ऑल्टर कर सकते हैं। आफ्टर जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा उसके बाद ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस इज नॉट परमिसिबल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हमें बता रहा है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंप्लेंट, यानी कि एक रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर मेड करता है किसी केस में, जो डिस्क्लोज करता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस सोच के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, बट बाद में पता चला कि दिस इज़ नॉन कॉग्निजेबल केस, तो वैसे रिपोर्ट को मान लिया जाता है कि ये एक कंप्लेंट है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे जो बता रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू इशू अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो 1 और 4 यानी कि CJM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना, इन लोगों के पास अथॉरिटी होती है, ये लोग ऑथराइज होते हैं कि ये लोग वारंट इशू कर सकते हैं। CJM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकते हैं ताकि आप सर्च कर ले किसी डॉक्यूमेंट का, पार्सल का, अदर थिंग का। ठीक है। जो कि टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जो कि बता रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस सेक्शन 357C ऑफ CRPC 1973 डज नॉट इंश्योर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑफेंस जो है 354A के अंदर इसके लिए जो है ना हमारा वो इंश्योर नहीं करता है मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। 326A के लिए मेंशन किया है, 376A के लिए मेंशन किया और 376E के लिए मेंशन किया गया है। लेकिन जो है आउटरेजिंग मॉडेस्टी के लिए जो 354A में दिया है उसके लिए नहीं मेंशन किया गया है। 354A में हरासमेंट के बारे में दिया है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो इसके बारे में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय द कोर्ट ओनली बाय कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंसेस। तो ये कैसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कंप्लेंट सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन मेड करता है, तो ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज होते हैं, क्योंकि अदर पर्सन को भी अलाउड करेंगे तो फिर ये अब वो उनका डिसीजन है कि मैट्रिमोनियल रिलेशन वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ अग्रीड पर्सन को ही अलाउ किया गया है कि जो है आप ही जो है कंप्लेंट मेक कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 है, ये हमारे बता रहा है when the property seized by a police officer is not produced before the court during inquiry and trial, the property for the disposal shall be governed by which of the following section of CRPC। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो जब प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है कोर्ट के सामने इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, तो प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज जो होगी ना वो किसके अंदर गवर्न होती है, तो सेक्शन नंबर 457 के अंदर गवर्न होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। What is the period of limitation prescribed in CRPC 1973 for filing a suit by a aggrieved person to establish a right
suit or claim in respect of property in dispute. In his case, his claim is disallowed by court. Which order of attachment of property for the attachment of property? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1 साल तक। यानी क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया है अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, क्लेम फाइल करने के लिए प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो कि डिस्प्यूट में है, और कोर्ट जो है डिसअलाउड कर रहा है अटैचमेंट के ऑर्डर के लिए, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है अग्रीव्ड पार्टी जो है वो फाइल करेगा सूट अपना राइट और क्लेम इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये हो गया 1 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू सेट असाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर इन सर्टेन पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी 1973? तो इसका राइट आंसर है हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी, हाई कोर्ट हमारा राइट आंसर है। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो सेट असाइड कर सकता है डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर किसी पब्लिकेशन से रिलेटेड जो सेक्शन नंबर 95 में दिया जा सकता है। तो कौन सेट असाइड करेगा? हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, जो बता रहा है when any person has reason to believe that he may be arrested on any accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to High Court or Court of Session for a direction under section 438 of CRPC that in the event of such arrest he may be released on bail. The court may on such application issue direction. तो जब किसी पर्सन के पास रीज़न टू बिलीव है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए इस एक्यूजेशन पे कि उसने नॉन बिलीवेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो हाई कोर्ट को अप्लाई या कोर्ट ऑफ सेशन को अप्लाई करेगा कि डायरेक्शन दो सेक्शन नंबर 438 के अंदर सीआरपीसी में, और उस इवेंट में क्या होगा, अरेस्ट जो है उस इवेंट में उसको बेल पे रिलीज कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट जो है ऐसे एप्लीकेशन पे कैसा डायरेक्शन इशू करेगी, वो ऑप्शन नंबर सी करेगी कि वैसे इवेंट में वैसे इवेंट ऑफ अरेस्ट में उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस? तो इनमें से कौन सा ऑफेंस जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, wantonly giving provocation with the intent of causing riot if rioting is being committed। तो ये जो है ये cognizable offense है, बाकी सारे नॉन cognizable offense है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल अंडर आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1973? ठीक है, तो कौन सा जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। ये जो है ये कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इन वॉयरिज्म? तो वॉयरिज्म जो है हमारा ये सेक्शन नंबर 354 सी ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, और इसकी जो सब्सिक्वेंट पनिशमेंट है ना ये होगी नॉट लेस देन 3 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। ये सब्सिक्वेंट पनिशमेंट है वॉयरिज्म का। अब 45 नंबर क्वेश्चन बताता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द अग्रेसर? किसमें हम ना अग्रेसर की डेथ कॉज नहीं कर सकते जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस? तो ऑप्शन नंबर सी है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए हम के डिफेंस में हम किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, बट किडनैपिंग, एबडक्शन और ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, इन तीनों केस में हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो किस सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर ये दिया हुआ है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अगेंस्ट whom among the following the offense of abduction is committed? ठीक है, तो किसके अगेंस्ट जो है ऑफेंस ऑफ एबडक्शन जो कमिट हो सकता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है ना ये ऑफेंस कमिट हो सकता है। किसी भी पर्सन, चाहे वो वुमेन हो, चाइल्ड हो, एनी एज, चाइल्ड ऑफ एनी एज, एबडक्शन जो है कमिट हो सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर ऑफ रेप? तो रिपीट ऑफेंडर ऑफ रेप के लिए पनिशमेंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर
ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ और विथ डेथ। ठीक है, तो ये पनिशमेंट है रिपीट ऑफेंडर की, रेप के लिए जो रिपीट ऑफेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये बोल रहा है जेड वॉज इन पोजेशन ऑफ सर्टेन ऑर्नामेंट्स एंड मनी एट द टाइम ऑफ हर डेथ। A, her servant, intentionally converts them for his own use before it was being in the possession of person legally entitled for the same. A has committed which of the following offence under IPC 1860? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है अंडर सेक्शन 404। तो 404 में हम वही डील करते हैं, उस पर्सन के कस्टडी में अगर कोई डेड पर्सन है, उस पर्सन के कोई कस्टडी में है, कोई ऑर्नामेंट्स वो चोरी किए जाए तो वो 404 के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ये बता रहा है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 contains certain provision related to offense against women as recommended by, तो किसने रिकमेंड किया था 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट? तो ये रिकमेंड किया गया था वर्मा कमेटी के द्वारा, और ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी जो 2012 का रेप केस था, दिल्ली रेप केस, उसके बाद जो है ये रेप के प्रोविज़न को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए वर्मा कमेटी जो है फॉर्म हुई थी, और उसके बाद ये अमेंडमेंट लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये बता रहा है जस्टिस मेलविल जिन्होंने डिसीजन दिया था आर वर्सेस गोविंदा का 1876 में, एक लीडिंग अथॉरिटी है किस लॉ से रिलेटेड? तो ये हमें बताता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, एक जो बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस है जो डिस्टिंक्शन बताता है सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300 ऑफ IPC के बीच में। ठीक है, आर वर्सेस गोविंदा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जस्टिस विवियन बोस लेट डाउन द लॉ रिलेटिंग टू मर्डर अंडर क्लॉज थर्डली ऑफ सेक्शन 300 ऑफ IPC 1860? तो किस केस में हुआ था? सेक्शन केस ऑफ विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में जस्टिस विवियन बोस थे ना, इन्होंने लेट डाउन किया था लॉ जो कि रिलेट करता था मर्डर से, जो कि सेक्शन नंबर 300 ऑफ IPC के क्लॉज 3 में फॉल कर रहा था, तो विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो अब हम डील करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन से जो क्वेश्चन नंबर 52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC 1860 डज नॉट अट्रैक्ट पनिशमेंट टू public servant who failed to record any information given to him under subsection 1 of section 154 of CRPC 1973? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 363। तो सेक्शन नंबर 363 जो है IPC का, वो अट्रैक्ट नहीं करता है पनिशमेंट किसके लिए? पब्लिक सर्वेंट के लिए जो फेल हो जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनको दिया गया है 154 के सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट फेल हो जाता है अगर रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन 154 क्लॉज 1 ऑफ CRPC में, तो जो है सेक्शन नंबर 363 अट्रैक्ट नहीं होगा, बाकी सारे सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे। नॉट है, याद रखिएगा, यानी कि कौन सा अट्रैक्ट नहीं होगा? 363 अट्रैक्ट नहीं होगा, 509 अट्रैक्ट होगा, 376A अट्रैक्ट होगा, 326A अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से लेकर आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो बिफोर एग्जामिनेशन मैं रोज़ लेके आऊँगी आपके लिए कुछ क्वेश्चन, ताकि आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उसको प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़। आप कुछ भी, अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।